मानो आप एक किसान हो जो पूरे ग्रोइंग सीजन एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो और अचानक से मार्केट में उस क्रॉप का प्राइस गिर गया और आप उस समय सप्लाई नहीं कर पाए जब प्राइसेस हाई थे। मानो कि कोई पेस्ट या डिजीज आके आपके क्रॉप को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। मानो कि आपके सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सॉइल किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है आज। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत सारे लोग कहते हैं एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है, और हाँ ये काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है और क्लाइमेट किसी की नहीं सुनता। लेकिन किसान भाइयों, इस रिस्क को मैनेज करना आपका काम है, एक किसान का काम है, एक एंटरप्रेन्योर का काम है। अगर क्लाइमेट आपके अगेंस्ट खेल लिया तो आपका पूरा उत्पादन और आपकी पूरी खेती बर्बाद हो सकती है। तो इसको मैनेज करना आपको ज़रूर सीखना चाहिए। इसको समझने के लिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मानो कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना था। क्या होता अगर आप अपना सारा पैसा एक स्टॉक में डाल देते, या फिर सारा पैसा गोल्ड या सोना में इन्वेस्ट कर देते, या फिर एक बैंक में डाल देते और फिर वो स्टॉक का प्राइस गिर जाता, सोना का भाव कम हो जाता, या फिर उस बैंक में कोई चोरी हो जाता या बैंक बंद हो जाता। इस सिचुएशन में आप क्या करते? किसान भाइयों, ये तो तभी भी रिकवर हो सकता है, लेकिन ये सेम चीज़ अगर एग्रीकल्चर में एक छोटे किसान के साथ हो तो शायद जो नुकसान हो उसे वो झेल ना पाए। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कोई भी किसान इस्तेमाल कर सकता है और हर एक किसान को इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप एक छोटे किसान हो जो 1 एकड़ में खेती कर रहा है, या फिर एक बहुत ही अमीर किसान जो 100 एकड़ में ग्रीन हाउस लगा के खेती कर रहा है, सबको ये स्ट्रैटेजी यूज करना बहुत ज़रूरी है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। किसान भाइयों, पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि छोटे लैंड एरिया से आप अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसका एक तरीका था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट समझने से पहले हमें 2 बहुत ही ज़रूरी टर्म समझने पड़ेंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और मोनोक्रॉपिंग। किसान भाइयों, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सस्टेनेबल फार्मिंग के प्रति एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक तरीका होता है जिसमें आप या तो सेम लैंड में या सेम क्रॉप साइकिल के दौरान अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे हमने पहले भी समझा था, जैसे किसान का इनकम बढ़ाना, किसान के रिस्क को कम करना, सॉइल के न्यूट्रिशन को बचाना, और साथ ही साथ एक इकोसिस्टम बनाना जहाँ कई सारे प्लांट्स साथ में काम कर रहे हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है मोनोक्रॉपिंग। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हमने समझा कि सेम लैंड एरिया या सेम क्रॉप साइकिल में हम अलग अलग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। मोनोक्रॉपिंग दूसरी ओर पर हम कहते हैं जब आप हर साल सेम क्रॉप को सेम लैंड पर ग्रो करते हैं। अब बहुत सारे किसानों को लगता है कि मोनोक्रॉपिंग करने से उनका उत्पादन बढ़ेगा, उनको मार्केट में स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा, बट किसान भाइयों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मोनोक्रॉपिंग के इनफैक्ट बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले आपका सॉइल डिप्लीशन। जब आप सेम क्रॉप नॉन स्टॉप ग्रो करने लगेंगे तो वो क्रॉप आपका सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लीच करेगा, और जिस तरीके से हम ऑलरेडी देख रहे हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक कार्बन की काफ़ी कमी हो रही है, तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग किसी भी प्रकार का करें। दूसरा, मोनोक्रॉपिंग के कारण आपके पेस्ट और डिजीज़ भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। कई सारे जो पेस्ट हैं और कई सारे डिजीज़ हैं वो आपके क्रॉप के हिसाब से हैबिचुअल बन जाते हैं। तो जब आप सेम क्रॉप नॉन स्टॉप लगाएंगे तो पेस्ट को भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा ग्रो करने का, और बार बार आपके क्रॉप पे कई सारे पेस्ट अटैक्स होंगे। तो शायद पहले 2-3 क्रॉप साइकिल में आपका उत्पादन अच्छा होगा। अगर आप सेम चीज़ कंटिन्यू करते रहें साल आफ्टर साल, देन आपका क्रॉप का उत्पादन कम होगा और आपको शायद ये पता भी नहीं चलेगा। तीसरा और सबसे ऑब्वियस कारण कि आपको मोनोक्रॉपिंग नहीं करना चाहिए वो है रिस्क मैनेजमेंट। स्पेशली अगर आप एक ओपन फील्ड किसान हो और आप पूरे तरीके से एक क्रॉप पर डिपेंडेंट हैं, तो अगर क्लाइमेट चेंज आए या अगर बारिश आए और उस क्रॉप को बर्बाद कर दे, तो उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी जो बायोडाइवर्सिटी बनती है, जो इकोसिस्टम बनती है, वो हमेशा एक रिस्क पर रहेगी अगर आप केवल एक क्रॉप पर डिपेंडेंट हैं। और इस रिस्क को मैनेज करने के लिए और पेस्ट और डिजीज़ अटैक को कम करने के लिए कई सारे किसान को लगता है कि उनको केमिकल यूजेज, फर्टिलाइज़र यूजेज, पेस्टिसाइड यूजेज बढ़ाना होता है, जिसके कारण उनका केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जो सॉइल आपका ऑलरेडी डिग्रेड हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, उसका प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है। किसान भाइयों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में जो किसान के पास एवरेज लैंड होल्डिंग साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। अगर हम एग्रीकल्चर के टोटल लैंड एरिया को देखें तो 85% लैंड
है उन किसानों का जिनका लैंड एरिया 2 से 2.5 एकड़ से भी कम है, और इस 85% में से केवल 45% एरिया में आज भी खेती हो रही है। छोटे लैंड होल्डिंग होने के कारण किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो अपना इनकम इंक्रीज करें उस छोटे लैंड एरिया से। और अगर आप गौर से देखें तो ज़्यादातर ये वो किसान हैं जो हमारे फूड ग्रेन क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, दाल, तुर, ग्राम, ऑयल सीड्स, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, कॉटन, जूट, जिनमें एक्चुअल मार्जिन्स और प्रॉफिट्स काफ़ी कम होते हैं। अगर हम स्टेट वाइज क्लासीफाई करना चाहें तो एक रिसर्च पेपर ने हमारे देश के स्टेट्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया था। कैटेगरी नंबर 1 जहां क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हाई है। इनमें स्टेट्स है जैसे हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरला, गुजरात, जहाँ की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हाई था। दूसरे कैटेगरी में आते हैं वो स्टेट्स जहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मॉडरेट लेवल पे था। मॉडरेट कैटेगरी में इस रिसर्च पेपर ने 2 स्टेट्स को पर्टिकुलरली चूज किया, जो कि था मध्य प्रदेश और आसाम। तीसरा कैटेगरी आता है जहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी लो था। इस कैटेगरी के स्टेट्स थे हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब और वेस्ट बंगाल, जहाँ की बहुत कम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देखा गया था। किसान भाइयों, अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों है। इसके कई सारे कारण हैं और सबसे बेसिक रीज़न ये हैं कि हर स्टेट के क्लाइमेटिक कंडीशंस और मार्केट कंडीशंस अलग होते हैं, और दूसरी की गवर्नमेंट सपोर्ट और पॉलिसीज़ भी हर स्टेट के लिए अलग होती है। जैसे कि अगर हम पंजाब और हरियाणा में देखें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कई सारे किसान को दिया जाता है गेहूं और चावल के प्रोड्यूस के लिए। तो बहुत सारे किसान को ये लगता है कि इन क्रॉप्स को छोड़ के वो क्यों जाए, उनका रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरी ओर पे अगर हम साउथ इंडिया की तरफ आएँ तो जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, मानो कि केरला में, वहाँ आप रबर कर सकते हैं, वहाँ आप कोकोनट फार्मिंग कर सकते हैं, तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस कई सारे अलग अलग क्रॉप्स का ग्रो करना भी अलाउ करते हैं। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के मेन एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस या क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले, और सबसे ज़रूरी कौन से क्रॉप को आप साथ में ग्रो कर सकते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस समझ के। चलिए सबसे पहले फिर से समझते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज रिस्क मिटिगेशन और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना। जैसे कि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि ज्यादातर किसान भारत में छोटे किसान हैं जो स्टेपल क्रॉप्स जैसे गेहूं और चावल उगाते हैं। अगर इन किसानों को अपना इनकम बढ़ाना है तो उनके लिए उत्पादन बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, और यदि उत्पादन भी बढ़ाना है तो केमिकल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके ही अपना उत्पादन बढ़ा पाते हैं। यदि वो अपनी मेन क्रॉप के साथ छोटे छोटे क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट करें तो उनकी इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। पॉइंट नंबर 2, पेस्ट और डिजीज कंट्रोल। यदि आप सेम क्रॉप ग्रो करें मोनोकल्चर के द्वारा तो कई सारे पेस्ट और डिजीजेस आपके क्रॉप में डेवलप हो जाते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा आप ये पेस्ट और डिजीज साइकिल्स को आराम से तोड़ सकते हैं। अगर आप अपने पैडी के साथ क्रॉप रोटेशन में कोई भी लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करें तो इसके कारण आपके जो पेस्ट इश्यूज हैं वो कम हो जाते हैं और साथ ही साथ आपका पैडी का उत्पादन भी बढ़ सकता है। तीसरा, अगर आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें तो आपको मार्केट में स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। हम बहुत सारे किसानों का कॉमन प्रॉब्लम सुनते हैं यूट्यूब पे, न्यूज़ में, मीडिया में, सब जगह कि प्राइसेस क्रैश हो गए हैं, हमें हमारा मार्केट में प्राइस नहीं मिल रहा है। किसान भाइयों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप एक क्रॉप पर डिपेंडेंट हैं और जब उस क्रॉप का मार्केट में प्राइस गिर रहा है तब आपके पास कहीं जाने को नहीं है। किसान भाइयों, मानो आप एक वेजिटेबल फार्मर हो जो टमाटर उगा रहा है। किसी कारण से आप सही समय में मार्केट में टमाटर सप्लाई नहीं कर पाए और टमाटर का प्राइस पूरे तरीके से गिर चुका है। इस सिचुएशन में अगर आपके पास टमाटर के अलावा और कोई क्रॉप नहीं है तो आपका उस साल का फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो सकता है। अगर साथ ही साथ टमाटर के आपके पास कोई और क्रॉप है जैसे शिमला मिर्च या प्याज या कोई भी दूसरा क्रॉप, तब आपके पास 2 या 3 और ऑप्शन होते हैं मार्केट में पहुंचने के लिए और आपकी इनकम को काफ़ी सिक्योरिटी मिलता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होती है। आज के डेट में हम सब जगह सुन रहे हैं कि सॉइल हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है, सॉइल डिग्रेड हो रहा है, सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी कम हो रही है, और इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग के कारण सॉइल काफ़ी डिग्रेड हो रहा है, और अगर हम सब कॉन्शियसली मिलकर अपने सॉइल को आज नहीं बचाएं तो आज नहीं तो कल हम सबकी फार्मिंग इम्पैक्ट होगी और सबको सॉइललेस करना पड़ेगा, अगर ये बात आपको अच्छा लगे या ना लगे। किसान भाइयों, आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको ये समझना ज़रूरी है कि अलग अलग क्रॉप के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। क्रॉप रोटेशन की सहायता से आप इंश्योर कर सकते हैं कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका इस्तेमाल इफेक्टिवली हो रहा है। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग क्रॉप के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसका बहुत ही सिंपल उदाहरण है, यदि आप एक हैवी नाइट्रोजन कंज्यूमिंग क्रॉप लो जैसे मक्का और उसके बाद कोई लेग्यूम्स डाल दो जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप है,
तो इससे आपके अगले क्रॉप साइकिल में मक्का को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बाकी एडवांटेजेस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपके एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल है और आप एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जो अगर सही तरीके से क्रिएट किया जाए एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का रास्ता लेना चाह रहे हैं तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे हमने दूसरे वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया और दूसरा आपके सॉइल में क्या क्या रिसोर्सेज हैं। सॉइल के रिसोर्सेज को समझने के लिए आपको सॉइल टेस्टिंग कराना होगा ताकि आपको पता चले कि आपके सॉइल में एग्जिस्टिंग न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और उन न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से आप कौन सी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई या रोटेट कर सकते हैं। और दूसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स सही होते हैं। आप कोई भी 2 क्रॉप्स को साथ में डाल के ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपकी उत्पादन बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट होगा। सही कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स चूज़ करना बहुत ज़रूरी है और ये नॉलेज गैप ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए कि ज़्यादातर किसान को आइडिया नहीं है कि कौन से क्रॉप साथ में ग्रो किए जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए समझते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के कौन से टाइप होते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टाइम के मुताबिक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या लैंड के मुताबिक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जब हम टाइम के हिसाब से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को देखें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है जब आप सेम ग्रोइंग सीजन में या कंसेक्यूटिव ग्रोइंग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप को ग्रो करते हैं। जब हम लैंड के हिसाब से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को देखें तो जब आप सेम लैंड एरिया में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उसे हम लैंड बेस्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। नंबर 1, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन हम उसे कहते हैं जब आप 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को एक के बाद एक ग्रो करते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है जब आप गेहूं के साथ सोयाबीन या लेग्यूम्स ग्रो करें। लेग्यूम्स का जब इंटरक्रॉपिंग किया जाए गेहूं के साथ तब वो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से लेग्यूम्स जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसे कि अमोनिया। प्लांट्स नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में कंज्यूम करके अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करता है। यदि हम गेहूं का उदाहरण लें तो गेहूं में क्रॉप के अलग अलग स्टेज के लिए उसकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट काफ़ी अलग होती है और गेहूं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो सॉइल में नाइट्रोजन रहे या गेहूं को आपको फर्टिलाइजर के थ्रू नाइट्रोजन देना पड़ता है। सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ाने का दूसरा तरीका है कि जो भी क्रॉप रेसिड्यू हो या ऑर्गेनिक मैटर हो उसे आप सॉइल में रहने दें। इसके कारण आपका सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा और गेहूं जैसे प्लांट्स सॉइल से भी नाइट्रोजन ले पाएंगे। कैच क्रॉप या कवर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एक तरीका है जहां आप अपने मेन क्रॉप के अलावा बाकी जगह में जहां कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रहे हैं वहां पे क्रॉप्स डालते हैं। क्यों एक कैच क्रॉप या कवर क्रॉप आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि वो आपके सॉइल को सन के एक्सपोजर से बचाता है। सबसे पहले जब आपका सॉइल सनलाइट से एक्सपोज होगा तो इसके कारण कई सारे वीड्स ग्रो होंगे। वीड्स ग्रो होने के कारण वीड्स आपके सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लीच करते हैं और आपके फ्यूचर क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी काफी कम हो जाएगी। जब आपका सॉइल सन से एक्सपोज्ड होता है तो जो सॉइल में मॉइस्चर होता है वो काफी कम हो जाता है। इसके कारण फ्यूचर में आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी और सॉइल एरोजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में देखें तो ओट्स का इस्तेमाल काफ़ी लार्ज स्केल पे किया जाता है एज अ कैच क्रॉप या कवर क्रॉप, सॉइल एरोजन प्रिवेंट करने के लिए और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करने के लिए। दूसरी ओर पर अगर हम भारत में देखें तो लेग्यूम्स जैसे कि काउपी, बरसीम, सरसों और काफ़ी सारे नॉन लेग्यूम्स जैसे कि गेहूँ, बार्ली, सोरगम, मिलेट, मेज और फॉडर का इस्तेमाल किया जाता है एज कवर क्रॉप्स। जो नेचुरल मल्चिंग होता है उसका भी पर्पस यही होता है एज अ कैच क्रॉप या कवर क्रॉप। अगर आप भारत में देखें तो जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे उसके पत्ते और बाकी रेसिड्यू, उसका इस्तेमाल किया जाता है हॉर्टिकल्चर में और फूड क्रॉप्स में भी एज अ नेचुरल मल्चिंग। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का तीसरा मेथड डबल क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग बहुत ही सिंपल चीज़ है, जैसे आप नाम में ही समझ सकते हैं कि एक या एक से ज्यादा क्रॉप को सेम ग्रोइंग सीजन के दौरान ग्रो करना। जब आप डबल क्रॉपिंग कर रहे हैं या मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आप ऐसे क्रॉप्स को ना चुने साथ में ग्रो करने के लिए जिनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेम हो। थोड़ी देर में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपेनियन क्रॉप्स कौन से होते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि कौन से क्रॉप्स को आप साथ में ग्रो कर सकते हैं। डबल क्रॉपिंग के लिए आप ब्रिंजल और प्याज साथ में कर सकते हैं। यदि आप ट्रिपल क्रॉपिंग कर रहे हैं जो कि है 3 क्रॉप को सेम लैंड में करना, तब आप खीरा उगा सकते हैं जून से लेकर सितंबर तक, उसके बाद कॉलीफ्लावर उगा सकते हैं अक्टूबर से लेकर जैन तक, और उसके बाद वाटरमेलन उगा सकते हैं फरवरी से लेकर के मई तक। यदि आप क्वाड्रुपल क्रॉपिंग कर रहे हैं यानी कि सेम लैंड एरिया में 4 क्रॉप उगाना, तब आप
ओकरा जुलाई से सितंबर कर सकते हैं। उसके बाद अर्ली हार्वेस्ट ले सकते हैं कॉलीफ्लावर का सितंबर से लेकर के दिसंबर में। उसके बाद बीन्स कर सकते हैं आप दिसंबर से मार्च में। और उसके बाद राउंड मेलन कर सकते हैं अप्रैल से लेकर के जुलाई में। किसान भाइयों, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। यदि आप मल्टीपल क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग या किसी भी प्रकार का इंटर क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो अपने कंडीशन के हिसाब से और अपना रिसर्च ज़रूर करें और उसके बाद क्रॉप सिलेक्शन करें। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का चौथा मेथड रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें आप दूसरे क्रॉप को सो कर देते हैं पहले क्रॉप के हार्वेस्ट से पहले। इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे आपकी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स का बेहतर इस्तेमाल करना, सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करना और सबसे ज़रूरी आपका टाइम बचाना। रिले क्रॉपिंग में या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग में दोनों क्रॉप्स ग्रोइंग सीजन का एक हिस्सा शेयर करते हैं। क्योंकि दूसरा क्रॉप पहले क्रॉप के हार्वेस्ट से पहले सो किया जा रहा है, उसके कारण एक ओवरलैप होता है दोनों क्रॉप्स में। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि चावल के हार्वेस्ट से पहले लेग्यूम्स को उगाना या फिर मक्के के हार्वेस्ट से पहले आलू को उगाना। अब हम बात करने वाले हैं स्पेस बेस्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में और इसका पहला मेथड है एली क्रॉपिंग। एली क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग का एक तरीका है जिसमें आप पेड़ों के इस्तेमाल से या श्रब्स के इस्तेमाल से 2 रोज बना लेते हैं और उन रोज के बीच में अपना एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन करते हैं। ज्यादातर जो ट्रीज या श्रब्स का इस्तेमाल किया जाता है एली क्रॉप्स के रूप में, वो या तो फ्रूट ट्रीज होते हैं या नट ट्रीज होते हैं या टिम्बर ट्रीज होते हैं, जिसका इस्तेमाल आपके सॉफ्टवुड प्रोडक्शन के लिए भी किया जा सकता है। एली इंटरक्रॉपिंग ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए, फॉडर प्रोडक्शन के लिए या ग्रेजिंग या फीडिंग के लिए। इस मेथड में जो भी श्रब्स होते हैं, जैसे मैंने बोला, साइड में लगा दिए जाते हैं और इसके बीच में आपके लेग्यूम्स को डाल दिया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इस मेथड का मेन उद्देश्य होता है कि जो बायोमास पर यूनिट एरिया है उसको इंक्रीज करना। बायोमास पर यूनिट एरिया सिंपल शब्दों में आपके एक गिवन एरिया में कितना किलोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के दौरान। अब आप सोच रहे होंगे कि बायोमास पर यूनिट एरिया क्या होता है। बायोमास पर यूनिट एरिया होता है कि आपके लैंड में एक टोटल स्पेसिफाइड एरिया में कितना किलोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसे हम बायोमास पर यूनिट एरिया कहते हैं। बायोमास पर यूनिट एरिया के द्वारा हमें समझ आता है कि एक एग्रीकल्चर लैंड कितना एफिशिएंट है, वहाँ कितनी प्रोडक्टिविटी आ सकती है और ओवरऑल हमें फीडबैक मिलता है कि क्या यहाँ हमें किसी भी तरीका का फार्मिंग करना चाहिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मेथड नंबर 6 इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग जो कि हम बहुत पॉपुलरली देखते हैं, सिंपल शब्दों में 2 या 2 से अधिक क्रॉप को सेम लैंड में ग्रो करना एक डेफिनेटिव पैटर्न में। हमने जैसे पहले भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के दूसरे मेथड्स के लिए डिस्कस किया, इंटरक्रॉपिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सही क्रॉप सिलेक्शन। आपको वो क्रॉप्स चूज करने हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिसे हम कंपेनियन क्रॉप्स कहते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हैं, मैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। यदि हम बेल पेपर्स को लें तो बेल पेपर्स काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे ओपन फील्ड में, कैरेट्स के साथ, खीरा के साथ, पार्सले के साथ, पीस के साथ, स्क्वाश के साथ। अगर हम टमाटर का उदाहरण लें तो टमाटर काफ़ी अच्छा ग्रो करता है बेसल के साथ, बीन्स के साथ, खीरा के साथ, लेटस के साथ, मारीगोल्ड के साथ। मैं अभी स्क्रीन पे एक ऐसा चार्ट आपको दिखा रहा हूँ जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि कौन से क्रॉप्स के लिए कौन से कंपेनियन क्रॉप्स सही हैं और कौन से कंपेनियन क्रॉप्स नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूर रखें। ट्रैप क्रॉपिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एक तरीका है जिसमें आप एक ट्रैप क्रॉप डालते हैं अपनी मेन क्रॉप या कैश क्रॉप को पेस्ट या डिजीज से बचाने के लिए। ये ट्रैप क्रॉप आपके मेन क्रॉप के परिवार से हो सकता है या फिर कोई दूसरे परिवार से हो सकता है, एज लॉन्ग एज कि वो पेस्ट और डिजीज को आपके मेन क्रॉप से ज्यादा अट्रैक्ट करे। ट्रैप क्रॉपिंग के भी 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले पैरामीटर बेस्ड ट्रैप क्रॉपिंग में आप पूरे प्लांट की बाउंड्री में ट्रैप क्रॉप को लगाते हैं। इसके कारण आप अपने मेन क्रॉप को फील्ड के चारों ओर से पेस्ट अटैक से बचा सकते हैं। ट्रैप क्रॉपिंग का दूसरा तरीका है इंटरक्रॉपिंग, जहां आप ट्रैप क्रॉप को मेन क्रॉप के बीच वाले बेड्स में लगाते हैं। यदि आप ट्रैप क्रॉपिंग सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी स्टेप है प्लानिंग। एक प्रॉपर फार्म प्लान बनाएं और ये आइडेंटिफाई करें कि आपकी मेन क्रॉप या कैश क्रॉप के लिए कौन सा सही ट्रैप क्रॉप है। ट्रैप क्रॉप का सिलेक्शन भी बहुत की है। आपको ऐसा ट्रैप क्रॉप चूज करना है जो पेस्ट और डिजीज को आपकी मेन क्रॉप से ज्यादा अट्रैक्ट करे। जैसे ही उस ट्रैप क्रॉप में पेस्ट और डिजीज के साइन दिखें तो एक सर्टेन लेवल के बाद वहां से उनको हटाना ना भूलें, नहीं तो ये एक ब्रीडिंग सेंटर बन जाएगा नए पेस्ट और डिजीज के लिए। अगर आपको ये करना है तो आपको बहुत ही केयरफुली और रेगुलरली आपके प्लांट्स को मॉनिटर करना होगा और पेस्ट अटैक्स और डिजीज़ के सिम्टम्स समझने होंगे। यदि आप ये सब कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आप अपने फार्म रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें। आइडेंटिफाई करिए कि कौन से पेस्ट अटैक्स कौन से ट्रैप क्रॉप पे आ रहे हैं और इनका इम्पैक्ट आपकी मेन क्रॉप पे आ रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप अपने फार्म पे एक्टिव रहेंगे और अपने फार्मिंग को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। दोस्तों, इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अलग अलग मेथड्स एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं,
अब आपको कौन सा मेथड अपनाना चाहिए वो आपके क्रॉप पे डिपेंड करता है। किसान भाइयों, अब बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि अगर मैं ग्रीन हाउस या नेट हाउस में खेती कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या मुझे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप ग्रीन हाउस या नेट हाउस में ग्रो कर रहे हैं तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आसान हो जाता है क्योंकि कई सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस आपके कंट्रोल में हैं। आप ग्रीन हाउस क्लाइमेट कंट्रोल करके पेस्ट और डिजीज को मैनेज कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। लेकिन आप किस तरीके से ग्रीन हाउस में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करोगे वो डिपेंड करेगा नंबर 1 कि आप कौन से प्रकार का खेती कर रहे हो। क्या आप सॉइल में खेती कर रहे हो या सॉइललेस में खेती कर रहे हो, और दूसरा आपके पास कितना एरिया है। क्या आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हो, 10 एकड़ में खेती कर रहे हो या 100 एकड़ में खेती कर रहे हो। किसी भी ग्रीन हाउस या नेट हाउस में इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एज अ ग्रोअर मैं उसमें से मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल सकता हूँ। इसको हम समझते हैं 2 उदाहरण लेकर, एक सॉइल में और एक सॉइललेस में। सॉइल का एग्जाम्पल हम समझते हैं बेल पेपर का उदाहरण लेकर। यदि हम कलर्ड कैप्सिकम को ग्रीन हाउस में ग्रो कर रहे हैं सॉइल में, तो ये 8 से 9 महीना का क्रॉप साइकिल आता है। 8 से 9 महीने के क्रॉप साइकिल के बाद यूजुअली रिकमेंडेड है कि आप अपने सॉइल को थोड़ा सा ब्रेक दें अगले क्रॉप साइकिल से पहले। अब बेल पेपर के कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो वो सॉइल से यूटिलाइज करता है। यदि आप इस क्रॉप साइकिल के बाद फिर से बेल पेपर इमीडिएटली करने जाएं तो शायद आपका अगले साइकिल में बेल पेपर का उत्पादन कम होगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी सॉइल में कम है। लेकिन यदि आप कलर्ड कैप्सिकम के बाद क्यूकुम्बर का एक साइकिल लें जो कि एक 4 महीना का क्रॉप है, तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और आपके क्यूकुम्बर का उत्पादन कम नहीं होगा। दूसरी ओर पर सॉइललेस में अगर हम बात करें तो सॉइललेस में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि आपको सॉइल की तरह एक ब्रेक लेने का जरूरत नहीं है। आपके क्रॉप साइकिल खत्म होने से पहले आप दूसरे क्रॉप का नर्सरी तैयार करके इमीडिएटली एक नया क्रॉप साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। बट क्या इसका ये मतलब है कि सॉइललेस में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं। अगर आप सॉइललेस में कलर्ड कैप्सिकम कर रहे हैं तो उस क्रॉप साइकिल के खत्म होने के बाद आप इमीडिएटली एक नया क्रॉप साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये रेकमेंडेड नहीं होता है। इसका कारण है कि हर क्रॉप का एक सर्टेन एक्सपोजर होता है अलग पेस्ट और डिजीज का। मानो आपके पहले क्रॉप में माइट्स, एफिड्स या थ्रिप्स का अटैक हुआ और अगर आप फिर से सेम क्रॉप करें तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि माइट्स, थ्रिप्स और एफिड्स आपके क्रॉप को और डैमेज करेंगे। लेकिन अगर आपने क्रॉप स्विच कर दिया तो प्रोबेबिलिटी कि ये पेस्ट आपके क्रॉप को डैमेज करेंगे कम होता है। इसका कारण है कि हर क्रॉप का सर्टेन पेस्ट और डिजीज के प्रति एक्सपोजर ज्यादा होता है। मानो आप पॉली हाउस में सॉइललेस में टमाटर उगा रहे हो और उस क्रॉप में आपको माइट्स और एफिड्स का ज्यादा अटैक हो रहा है, लेकिन अगर आप फिर से एक क्रॉप साइकिल के बाद टमाटर उगाओ तो चांसेस कि वो माइट्स और एफिड्स इस टमाटर को ज्यादा डैमेज करेंगे यूजुअली हाई होती है। दूसरी ओर पर अगर आप क्रॉप को स्विच कर दो, चांसेस कि वो पेस्ट इस क्रॉप को उतना डैमेज ना करें। तो सॉइललेस में भी रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने क्रॉप को डाइवर्सिफाई करें, लेकिन कैसे आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपके पास टोटल एरिया कितना है। यदि आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो आप क्रॉप को स्विच कर सकते हैं, और यदि आपके पास ज्यादा एरिया है जैसे 5 एकड़, 10 एकड़ या 100 एकड़, तो आप अपने पॉली हाउसेस में जो क्रॉप्स हो रहे हैं उनको स्विच कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो चलिए उसको समझने के लिए हम वीडियो को समराइज करते हैं। कौन सा प्रकार का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपको करना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा क्रॉप कर रहे हैं और किस प्रकार का फार्मिंग कर रहे हैं। अपनी खेती के हिसाब से आप ये समझिए कि आपके क्रॉप के लिए कंपेनियन क्रॉप्स कौन से होंगे। इसको आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप देख सकते हैं कोई शेड लविंग क्रॉप हो, कोई सन लविंग क्रॉप हो, कोई टॉल क्रॉप हो, कोई शॉर्ट क्रॉप हो, कोई कैश क्रॉप हो, कोई ट्रैप क्रॉप हो। तो ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए और उस हिसाब से अपना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न डिसाइड करिए। तीसरा, जिन मेथड्स के बारे में मैंने समझाया है उनमें से आइडेंटिफाई करिए कि आपको किस पे फाइनलाइज करना है। आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, आप इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, आप डबल क्रॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप एक डेयरी फार्मर हैं तो शायद आपके लिए एली क्रॉपिंग बेटर सोल्यूशन है। अपने हिसाब से और अपने क्रॉप के हिसाब से ये डिटरमाइन करिए कि कौन सा मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट है। और चौथा और सबसे ज़रूरी चीज़, एक छोटे ट्रायल से स्टार्ट करिए। पहले देखिए कि आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके इसे एक्सपैंड करिए ताकि आपको भी सिक्योरिटी बने रहे। किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला, और अगर आप कुछ भी नया चीज़ सीखे हैं तो ये वीडियो को अपने दोस्तों और किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमेशा की तरह आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।